बाज़ार और सिनेमा ने हिंदी को किस हद तक दूषित किया है? निश्चित रूप से भाषा में प्रदूषण के लिए जवाबदेह है तो बाजार सर्वाधिक है। लेकिन हम सब जानते हैं कि बाजार अर्थ से चलता है और अर्थ केंद्रित होने के कारण से बाजार दरअसल उस भाषा का उपयोग करता है जो भाषा उनके ग्राहकों तक पहुंचती है। हम सब लोगों को ध्यान में आता होगा कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, चाहे वो शीतल पेय बनाने वाली कंपनियां हो या इत्र बनाने वाली जितनी भी है, लेकिन उनकी जो सूत्र वाक्य होते हैं जिसको वो अंग्रेजी में पंच लाइन कहते हैं, वो पंच लाइन भले ही वे रोमन लिपि में लिखें, लेकिन आपको अखबार का एक पृष्ठ का विज्ञापन दिखेगा, उसमें रोमन लिपि में लिखा हुआ होगा जोर का झटका धीरे से लगे, या झकास, या बिंदास, और ऐसा ऐसा स्टार बने हुए। अब ये जो शब्द है, जो जनसामान्य में प्रचलित शब्द थे, ये अंग्रेजी के विज्ञापन में क्या कर रहे हैं, ये सोचने का विषय है। दरअसल विज्ञापन भले ही अंग्रेजी में बने, लेकिन अंग्रेजी में विज्ञापन बनाने वाली कंपनियां इस बात को जानती है कि वह शब्द ही दरअसल उस पूरे विज्ञापन को पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो कहने का तात्पर्य, बाजार ने और सिनेमा का भी जहाँ तक प्रश्न है, तो सिनेमा ने भी भाषाओं का घालमेल तो बहुत बड़ी मात्रा में किया। हम सब लोगों को ध्यान में आता होगा कि सिनेमा की स्थिति ऐसी रही कि एक लंबे समय तक इस पर उर्दू, अरबी और फारसी का अत्यधिक प्रभाव था। चाहे वो मुगल आजम फिल्म हो, अनारकली हो, वहाँ से लेकर के तो अन्य भी उस युग की जितनी फिल्में थी, काम भले ही सुनील दत्त करे, राज कपूर करे या राजकुमार करें, ये सारे के सारे हिंदी सितारे इतनी क्लिष्ट उर्दू बोला करते थे उस ज़माने में कि ऐसा लगता था कि आप कोई गज़ल पढ़ रहे हैं, गज़लों के शेर कहे जा रहे हैं, और पूरी की पूरी फिल्म गज़लों के शेर की तरह संवाद होते थे। और मुझे नहीं पता कि उस युग में कितने लोग उतनी क्लिष्ट उर्दू जानते होंगे, लेकिन लोगों ने शब्दकोश खरीदे, उर्दू के कठिन शब्दों के अर्थ समझना प्रारंभ किए। और उस समय से लेकर के फिल्मी गीतों के दौर में भी हम सब लोगों ने देखा कि अनेक, क्या कहिए कि लगभग अधिसंख्य गीतकार ऐसे थे जो इस बात का दावा करते थे, विशेष करके उर्दू के गीतकार इस बात को कहते थे हिंदी फिल्मी संगीत में, कि उर्दू के शब्द प्रयोग किए बगैर आप बहुत अच्छा प्रेम गीत नहीं लिख सकते फिल्मी दुनिया में। और मुझे आज भी याद है, श्रद्धेय भरत व्यास जी ने एक बार इस चुनौती को स्वीकार करके कहा भी था कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं श्रृंगार का या प्रेम का गीत लिखूं तो मैं चुनौती के साथ उसमें एक भी शब्द न तो उर्दू, फारसी, अरबी का लूँगा, न पंजाबी का लूँगा, न अन्य कोई भाषा का लूँगा, विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी का गीत लिखूँगा। और वो गीत वर्ष का ही नहीं बल्कि गीत के इतिहास का श्रेष्ठतम गीत बन करके आएगा। ऐसी चुनौती स्वीकार करके उन्होंने तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूँ वो गीत लिखा। तो कहने का तात्पर्य, ऐसे अनेक गीत उस समय सी रामचंद्र जी और भरत व्यास जी और इनकी युति ने मिलकर के तैयार किए। बाद के युग में यसुदास के द्वारा गाए हुए, यसुदास मूलतः हिंदी भाषी नहीं थे, दक्षिण भारत की फिल्मों में, दक्षिण की भाषाओं में गाया करते थे, लेकिन हिंदी गीत उन्होंने जितने गाए, सौभाग्य से आप देखेंगे तो सभी गीतकारों के नाम अलग अलग होंगे, लेकिन उनका जो गीतों का सौष्ठव है उसको यदि आप देखें तो इतने अद्भुत विशेषण में, तुलसी का बिरवा, आंगन का बिरवा, जब ऐसे शब्द गीतों में आते थे तो लगता था कि अब भारतीकरण गीतों का हो रहा है। लेकिन जैसा आमतौर पर होता है कि लोगों ने जिस ढंग से उस भाषाई घालमेल का प्रभाव ग्रहण किया, उसके कारण से हिंदी की बहुत बड़ी हानि हुई। लेकिन कई अवसर ऐसे भी आए कि विश्व मंचों पर हिंदी को केवल अपने इसी अंग्रेजी या अन्य उर्दू या अन्य भाषाओं के व्यामोह के कारण नीचे भी देखना पड़ा। एक उदाहरण सामान्यतः मैं नई पीढ़ी को हमेशा देता हूँ कि एक समय ऐसा आया कि ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की एक फिल्म नामित हो गई। अंतिम रूप से जब निर्णायक मंडल बैठा तो उस फिल्म को उन्होंने अंतिम एक तक स्वीकार कर लिया कि इस बार का ऑस्कर अवार्ड जो है ये इसी फिल्म को देना है। शशि कपूर की फिल्म थी, और अचानक ऐसा हुआ कि निर्णायक मंडल के एक व्यक्ति ने कहा कि ये कौन सी भाषा के अंतर्गत पंजीकृत है। तो सामान्यतः हर फिल्म अपनी अपनी भाषा में पंजीकृत होती है, तो कहा गया कि हिंदी की फिल्म है और हिंदी भाषा के अंतर्गत इसका पंजीकरण हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म हिंदी भाषा की है, लेकिन इसका शीर्षक तो अंग्रेजी में है। वो फिल्म थी द 36 चौरंगी लेन। अब इतनी अच्छी फिल्म होते हुए वो अंतिम एक में चयन होने की अंतिम स्टेज पर आने के बाद में वो रिजेक्ट हो गई, उसको तिरस्कृत होना पड़ा उस फिल्म को, केवल एक कारण से कि उस फिल्म का शीर्षक अंग्रेजी में था। तो फिल्मी दुनिया को तब जाकर के ध्यान में आया कि हमारी फिल्मों के जितने शीर्षक होते हैं, आज भी आप देखेंगे
तो अब तो शर्मनाक भी होते हैं, लेकिन धीरे 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 मुझे ऐसा लगता है कि फिल्मी दुनिया के लोगों को, हालांकि मुझे नहीं पता कि हम जैसे छोटे लोगों की बात उन तक पहुंचती है कि नहीं, या वो इन सब बातों को सुन भी पाते होंगे या समझ पाते नहीं होंगे कि भारत का जनमानस क्या चाहता है। लेकिन फिल्मी शीर्षक बनाने वालों को भारतीय टीवी धारावाहिकों के शीर्षकों से प्रेरणा लेना चाहिए। जितने भी ये धारावाहिक हैं, इनके शीर्षक बहुत सुंदर हैं, हिंदी में हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, उपशीर्षक के साथ हैं, लेकिन आप जब देखेंगे तो आपको इन फिल्मों से ज़्यादा आकर्षक और ज़्यादा अच्छे शीर्षक आपको धारावाहिकों के मिलेंगे। मैं कभी नहीं देखता ये धारावाहिक जो इन दिनों चल रहे हैं, पारिवारिक कलह और ये और षड्यंत्र और इस तरह के धारावाहिक देखने का अभ्यास भी नहीं है, हमारे परिवार में कोई नहीं देखता। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो शीर्षक है उनको जरूर एक बार देखना चाहिए कि वो कितने अच्छे ढंग से रखे गए हैं। तो गीतों की और फिल्मों की बात हुई, और विशेष करके फिल्मों में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि फिल्मों का वह दौर जो विदेशी भाषाओं के प्रभाव का एक दौर था, वह पराभव की ओर चला गया है। आज आप मुगले आजम जैसी कोई फिल्म उस प्रकार के संवादों के साथ, या अनारकली जैसी फिल्म उस तरह के संवादों के साथ बनाएंगे तो वो सुपरहिट नहीं होगी, ये पक्की बात है। तो परिवर्तन का दौर कैसा आया, तो हमने देखा कि चाहे वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में हम देखते हैं कि पंजाब प्रकट होता है, कोई और फिल्म आती है तो उसमें गुजरात प्रकट होता है। जैसे अभी वो एक फिल्म आई थी अजय देवगन और ऐश्वर्या राय की, हम दिल दे चुके सनम, उसमें पूरा परिवेश गुजरात का है। तो कहने का तात्पर्य धीरे धीरे ये भारतीयकरण फिल्मों का हो रहा है। कहीं आपको असम का परिदृश्य दिखाई देता है। अभी मैं हालांकि फिल्में कम देखता हूँ, लेकिन समीक्षा कोई नहीं छोड़ता, समीक्षाएं सारी पढ़ता हूँ। तो शायद सोनाक्षी सिन्हा की या किसी की एक फिल्म आई थी, तो वो एक प्रेम कहानी ऐसा कुछ उसका शीर्षक था, तो वो विशुद्ध बांग्ला परिदृश्य पर थी। तो कहने का तात्पर्य अब जिसको हम रीजनल कल्चर कहते हैं, जिसको हम एक क्षेत्र विशेष का जो सांस्कृतिक सौष्ठव है, उसको फिल्मों के पर्दों पर उभरता देख रहे हैं। विशेष करके राजस्थान के प्रति अभी जो आकर्षण बढ़ा है, आप देखिए कि आमिर खान की पीके फिल्म आई थी, उसको लेकर के कई प्रकार के विवाद रहे, वो अपनी जगह है, कई विवादों से मैं सहमत भी हूँ कि वैसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उस फिल्म में भी जो राजस्थान का परिवेश दिखाया गया है वो बहुत अच्छा है। एक कठपुतली फिल्म आई थी, वो बहुत अच्छी है। तो कहने का तात्पर्य अब हमारा भारत फिल्मों में दिखाई देने लगा है, और विशुद्ध रूप से उस क्षेत्र की भाषाओं के संवाद अभी पिछले दिनों मुझे ध्यान में आया, 2 फिल्मों में, एक फिल्म में एक पात्र थे, वो संयोग से इंदौर से भी संबंध रखते हैं और रंगकर्मी हैं बहुत अच्छे, उनको फिल्म में बताया गया और वो मालवी में अपने संवाद बोल रहे हैं। यानी मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय था कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से अंचल में बोली जाने वाली बोली वो फिल्मों के संवाद का माध्यम बन रही है। बुंदेली संवाद इन दिनों हम फिल्मों में देख रहे हैं। तो ये जो बघेली बुंदेली भाषा के जो बोलियों के शब्द आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये आश्वस्त कर रहे हैं कि अब हमारी भाषा जो है वो एक प्रकार से सार्वभौमिक होती जा रही है, और अब दुनिया में उसका स्वागत होने वाला है आने वाले समय में।